राम राम मित्रों, आप सबों को मेरा नमस्कार। मित्रों, फरवरी के पहले दिन बजट 2023 और 2024 को पेश किया गया। ये जो 2023 से 2024 जो मैं बोल रहा हूँ, इसे फिजिकल ईयर बोला जाता है या फिस्कल ईयर बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अब की बार का जो यूनियन बजट था 2023 से 2024 के वर्ष के लिए पेश किया गया, जिसे हम 2023 से 24 को फिस्कल ईयर बोलते हैं। ठीक है, और जो ये बजट पेश किया गया ये एस्टिमेटेड होता है, बाद में ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड बजट था और मैं एस्टिमेटेड बजट के बारे में ही आज आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो मित्रों, सबसे पहले समझो बजट का मतलब क्या होता है। बजट वही है जो आमतौर पे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स, गार्जियन या घर में जो भी मालिक होते हैं वो बनाते हैं, वही बजट है। सेम वैसा ही बजट है। हमारे घर में क्या करते हैं, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन करते हैं। वैसे ही जो यूनियन बजट होता है, यूनियन बजट इज ऑल्सो एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारी आय और खर्चा का ब्यौरा को ही बजट करते हैं। और जो भारत की सरकार होती है यही काम करती है कि कितना हम खर्चा करने वाले हैं और कितना हम पैसा कमाने वाले हैं। इन सब चीज़ों की विस्तृत जानकारी हमें पार्लियामेंट में फिनांस मिनिस्टर देते हैं। ठीक है, तो जो बजट होता है, पहले बजट के बेसिक बातों को जानो। तो आप लोगों को बजट एक दिन में मिल जाता है, लेकिन बजट के पीछे बहुत सारी मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले ये तो आपको फरवरी में मिल जाता है, लेकिन अगस्त में ही फाइनेंस मिनिस्ट्री सर्कुलर निकालती है और वो सर्कुलर जितने भी मिनिस्ट्री होते हैं उन सबको भेजे जाते हैं। और बाकी फिनांस मिनिस्टर के अलावा जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं वहाँ से फिर एक बजट का एस्टिमेशन आता है और फिनांस मिनिस्टर को आता है। और फिनांस मिनिस्टर के जितने भी अधिकारी होते हैं ऑब्जर्व करते हैं कि भाई किन मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए। उसके बाद ये लोग बजट तैयार करने के बाद, एस्टिमेशन तैयार करने के बाद प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और फिर एक चर्चा करते हैं कि भाई यहाँ पे हम इतना पैसा एलोकेट करना चाह रहे हैं या मिनिस्ट्री का इतना पैसे का डिमांड है, तो हम कितना एलोकेट करें। आपस में बैठ के प्राइम मिनिस्टर के साथ एफएम चर्चा करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मित्रों, जब ये जनवरी तक ये बन के प्रिपेयर हो जाता है बजट, और जब जनवरी तक बन के प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद एक हलवा सेरेमनी होता है जिसमें हलवा बनाया जाता है और उन हलवा को फिनांस मिनिस्ट्री के जितने भी अधिकारी होते हैं या मेंबरगण होते हैं उनको आपस में खिलाया जाता है। ठीक है, तो हलवा सेरेमनी की बात मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया, न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा। अब आ जाओ मित्रों, और हलवा सेरेमनी जनवरी में मनाया जाता है। उसके बाद 1 फरवरी 2023, अब की बार क्या है, 1 फरवरी 2023 को हमारा बजट पेश किया गया। और बजट हर वर्ष फरवरी के पहले दिन को ही पेश किया जाता है। मित्रों, वर्ष 2017 से ही ये 1 फरवरी को पेश होता है। अरुण जेटली ने ऐसा किया था, तब हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब थे, उन्होंने 1 फरवरी से ही बजट को पेश करना स्टार्ट कर दिया। वर्ष था 2017। हालांकि अब अरुण जेटली साहब हमारे बीच नहीं है। तो उससे पहले क्या होता था, 2017 से पहले फरवरी का जो लास्ट डे होता है उस दिन बजट पेश किया जाता था। याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट क्या बताया मैंने, पहले 2017 से पहले फरवरी का जो आखिरी दिन था, यानी लीप ईयर हो तो 29 फरवरी और लीप ईयर ना हो तो 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था। और ये काम 2017 से हुआ। तो 2017 से एक और बात जुड़ी हुई है। 2017 से पहले रेलवे बजट जनरल बजट यानी यूनियन बजट से अलग आता था, और जिस दिन हमारा यूनियन बजट पेश होता था उससे एक दिन पहले रेलवे बजट पेश होता था। लेकिन 2017 में रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया गया, और तब से हम लगातार देख रहे हैं कि एक यूनियन बजट आता है जिसमें रेलवे को फंड मिलता है। जैसे इस बार बात करें तो रेलवे को कितना मिला है, 2.4 लाख करोड़ रुपए का फंड मिला है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है रेलवे के लिए। ठीक है मित्रों, और बजट की बात करें तो बजट हमारे संविधान में कहीं पे भी इसकी चर्चा नहीं है बजट की। और बजट का मिलता जुलता जो चर्चा है उसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में है। ठीक है, ए पॉइंट। और अगर
स्टेट के लिए, जैसे कि ये तो मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, और राज्य की बात करें तो राज्य के लिए आर्टिकल 202 है, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या लूजली बजट की बात की गई है। ठीक है, चलो, तो मैंने आप लोगों को बताया कि बजट क्या है। बजट जो होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का एक मोटा मोटी एस्टिमेशन लगाना ही बजट कहलाता है। और बजट कब तैयार होता है, कैसे तैयार होता है, इसके बारे में बता दिया, हलवा सेरेमनी के बारे में बता दिया। अब देखो, जो बजट होता है, ये बजट होता है, तो बजट में बेसिकली क्या होता है, नाउ यानी अब का, पास्ट और फ्यूचर, इन तीन चीजों पे ही चर्चा किया जाता है। यानी अभी मेरा खर्चा कितना है, अब मैं कितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाला हूं या इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, पिछले वर्ष हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या रहा, और आने वाले समय में हमारा प्लान क्या है देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए, या हम किन किन क्षेत्रों में ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। अब मित्रों, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब पैसा आना और पैसा जाना का भी है। ठीक है, अब पैसा कैसे आता है, कैसे जाना है, उसको जानने के लिए आपको बजट के जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसको जानना होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं बजट के डिफरेंट कंपोनेंट। मित्रों, बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है रिसीट और दूसरा एक्सपेंडिचर। रिसीट का मतलब होता है कि पैसे का आना, आ भाई पैसे आ जा, मेरे झोली में भर दे पैसे। और एक्सपेंडिचर का पैसे, लोग उदास होते हैं कि पैसा अब तो जा रहा है। तो बजट के दो कंपोनेंट हो गए, एक रिसीट और एक्सपेंडिचर। और बात करें तो रिसीट और एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट आएंगे, यानी सब पार्ट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ठीक उसी तरह एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू रिसीट से दो आ जाते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, ये रेवेन्यू रिसीट के अंदर आते हैं। और टैक्स भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलो, एक कंपोनेंट। अब आप लोगों के दिमाग में नहीं आया होगा कि भाई रिसीट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ये तो शायद मैंने बता दिया कि आमदनी होता है और एक खर्चा होता है। अब मित्रों, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कि रेकरिंग, बार बार होना। जैसे कि आपका रोजमर्रे की जिंदगी का जो खर्चा, डेली बेस पे जो खर्चा होता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट पे होता है, यानी कि वो होना है। जैसे कि आपका बिजली का बिल आना, आप ना भी चाहो तो बिजली का बिल बार बार आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। और कैपिटल रिसिप्ट यानी एक बार का आना, एक बार का आना, इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक उसी तरह खर्चा जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी बार बार हम खर्चा करते जाए, बार बार। अब बार बार खर्चा किस में करते हैं? जैसे कि सैलरी देने में, गवर्नमेंट सैलरी देती है, पेंशन देने में, ये सब बार बार का खर्चा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब भाई एक बार वन टाइम इन्वेस्ट कर लो। कैपिटल का मतलब मोटा माटी ऐसे समझो, कैपिटल का मतलब होता है एक बार और रेवेन्यू का मतलब होता है बार बार, रेकरिंग। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है मित्रों, एक बार इन्वेस्ट करो और उससे पैसा कमाते रहो। जैसे कि सरकार रोड बनाने का काम करती है, रोड को एक बार बना देती है और उससे पैसा वसूलती है। आपको मित्रों जान के आश्चर्य होगा, इस बार जो टोल टैक्स वसूला गया, जो हमारा रेलवे का बजट था, तो रेलवे के बजट जो रोड का बजट था, उसका लगभग 1/3 हिस्सा हम लोगों ने टोल से वसूल लिया। और ऐसा संभव कैसे हुआ है? जो टोल पे अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, हाँ। और ठीक उसी तरह रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जो हमारे आमदनी है, आमदनी जो बार बार आमदनी आ रहे हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो बार बार आमदनी कैसे आता है? टैक्स से और नॉन टैक्स से। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? अपना कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी होता है। और मित्रों नॉन टैक्स की बात करें तो नॉन टैक्स में वैसे चीज आते हैं, जैसे कि मान लो कि आप कहीं गाड़ी से जाते हो, आपकी चालान कट जाती है, तो वो नॉन टैक्स में आता है। ठीक है, वो नॉन टैक्स में आता है। आपको किसी चीज़ की फ़ी पेमेंट करनी है, जैसे आप ब्लॉक में गए, तहसील में गए, आपको कोई चीज़ की पेमेंट करनी है एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम कोई फ़ी पेमेंट करना है, तो वो नॉन टैक्स में आ गया। जैसे आपको कोई लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए कोई पैसा देना हो, तो वो सब नॉन टैक्स में आ जाते हैं। लेकिन ये सब टैक्स और नॉन टैक्स, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, यानी ये हमेशा आते हैं, रेकरिंग है, बार बार आते रहते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट वन टाइम का है। जैसे कि हमें
हम कोई कंट्री से लोन लेते हैं, लोन तो एक तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो एक टाइम आता है, ऐसे बार बार लोन तो हमें मिलता नहीं है। जैसे ये लोग आरबीआई से भी लोन ले लेते हैं, एसबीआई से भी सरकारें लोन लेती है, तो ये सब आ जाता है कैपिटल रिसीट में। तो रिसीट का मतलब हम लोग क्या समझा, आमदनी, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो रेवेन्यू का मतलब है रेकरिंग, बार बार, और कैपिटल का मतलब क्या है, वन टाइम। उसी तरह एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि बार बार खर्च होना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एक टाइम का खर्चा। जैसे कि हम एयरपोर्ट बनाते हैं, हम नहीं, यानी सरकार तो हमारी ही होती है, तो हम बोल सकते हैं जो हम एयरपोर्ट बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और मित्रों, एक्सपर्ट का मानना होता है कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए किसके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि अगर इसमें एक बार तुम खर्चा कर दोगे तो बार बार आएगा। और एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि अगर तुम 1 रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करते हो तो तुम्हें रिटर्न मिलते हैं 2.25 रुपये, यानी 2.25 रुपये, यानी 1 रुपये के बदले हमें 2.25 रुपये मिलते हैं। तो देखो, मैं तो पढ़ा रहा हूं, तो मेरा काम है न सरकार की प्रशंसा करना, न विपक्ष की प्रशंसा करना। मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए पूरी तरह मैं बात करूंगा निष्पक्ष। अगर जहां सरकार की रिलाई करना हो वहाँ मैं रिलाई करूँगा, सरकार की प्रशंसा करना हो तो वहाँ मैं सरकार की प्रशंसा करूँगा। जैसे कि बात करें मित्रों, इस बार का रेवेन्यू, अब की बार जो सरकार ने अपना एस्टिमेशन दिया है रेवेन्यू रिसीट का 26,32,281 करोड़, और उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 35,02,136। तो इस तरह से देखो, रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या हुआ, सरकार का पैसा का आना, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का पैसा का जाना। जैसे ये बार बार पैसा आया 26 लाख, बार बार पैसा गया 35,02,000, तो इस तरह से डिफिसिट हो गया 8,69,855 रुपये करोड़ का। तो जो ये डिफिसिट आ गया, इसको फील सरकार कैसे करता है। एक तो डिफिसिट का मतलब समझो, डिफिसिट का मतलब क्या होता है, जब हमारी आमदनी, फेमस गाना है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी जब हमारी आमदनी अठन्नी हो और खर्चा रुपया हो, मतलब सीधे भाषा में बात करें कि जब हमारी आमदनी कम हो जाए और खर्चा ज़्यादा हो जाए तो हम डिफिसिट आ जाते हैं। और उस डिफिसिट को जो अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में बोले तो फिजिकल डिफिसिट बोला जाता है, जिसे हम हिंदी में राजकोषीय घाटा बोलते हैं। और मित्रों, ये राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा अभी हमारा 2023-2024 के लिए मित्रों 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है, और इतना भी नहीं होना चाहिए। मित्रों, ये जो डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए जीडीपी का 3% ही फिजिकल डिफिसिट रहना चाहिए। और यहाँ पे देखो, अभी भी ये 6%, लगभग 6% फिजिकल डिफिसिट रहने वाला है, जो कि बेकार है। मित्रों, 2003 में एक एक्ट आया था, FRBM एक्ट, यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसने भी बताया था कि अगर आप डेवलपिंग नेशन है तो आपका जीडीपी, जो आपका फिजिकल डिफिसिट है, टोटल जीडीपी का 3% होना चाहिए, ये 3% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन हम डेवलपिंग कंट्री है, करे तो करे क्या, हमें लोग के जनहित में भी काम करना है, और जनहित में काम करते करते हम घाटा सह लेते हैं। ठीक है, चलो, तो अभी तक मैंने आपको डेफिसिट तक का मतलब समझा दिया, ये भी समझा दिया। तो इस तरह से भारत का अब की बार जो यूनियन बजट पेश किया गया है उसमें कहा गया है कि इस साल भारत का राजकोषीय घाटा 17 लाख करोड़ रुपए रहने वाला है। तो मित्रों, आपको पता नहीं होगा, मैं बताता हूं, इस 17 लाख करोड़ रुपए का गैप को फिल करने के लिए भारत सरकार या तो दूसरे देश से लोन लेती है या वर्ल्ड बैंक या IMF से लोन लेती है, जिसके अगेंस्ट ये ब्याज पे करता है, जिसके अगेंस्ट इन्हें इंटरेस्ट देना होता है, और इंटरेस्ट कम होता है, इंटरेस्ट तो कम होता ही है। तो यहाँ पे देखो, हमारा आमदनी रहने वाला है 26 और खर्चा होने वाला है 35। आमदनी ये कहाँ से होता है, जैसे कि टैक्सेस से होता है, नॉन टैक्सेस से होता है, कॉर्पोरेट टैक्स से होता है। देखो, अगर आमदनी की बात करें, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो आमदनी कहां से आता है, मैं 1 रुपये पे बताता हूं, या परसेंटेज मान लो 1 रुपये इक्वल टू 100% मान लो। तो अगर मेरा 34% जो है ना, 34% जो हिस्सा आता है 1 रुपये में या 100 रुपये में, वो हम बोरो करते हैं। मित्रों, क्या करते हैं, जो 34% हमारी आमदनी होती है, यहाँ पे देखो, जो इसको कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रख सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रख सकते हैं बोरोइंग को, क्योंकि वन टाइम बोरो करते हैं। तो 34% जो है बोरोइंग का जो हमारा हिस्सा, वो हम बोरो कर रहे हैं, तो एक कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आ गया। अब 2%
नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। फिर 7% हम एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट करते हैं। उसी तरह 4% कस्टम से हम कलेक्ट करते हैं, यानी जो पैसा आता है बाहर से हम सामान मंगाते हैं तो उसके लिए 4% हम चार्ज करते हैं। ठीक उसी तरह 17% हम जीएसटी से लेते हैं। मित्रों 17% जीएसटी से पैसे वसूले जाते हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6% और इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनकम टैक्स 15% और 15% कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो 15% का टैक्स देते हैं। और इनकम टैक्स यहाँ पे 15%, जो 1 रुपए का जो हिस्सा होता है, या 100 रुपये में, मान लो अगर 100 रुपये में बात कर रहे हैं तो 100 रुपये में 15 रुपया, और 1 रुपये की बात करें तो 1 रुपये में 15 पैसे डायरेक्ट इनकम टैक्स से आते हैं। और मित्रों मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स हमारे देश में, भारत देश में मैक्सिमम लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। मित्रों मैं आपको बता दूं, भारत में, हिंदुस्तान में सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो अपना इनकम टैक्स पे करते हैं। अब सोचो, इनकम टैक्स पे में भारत का रैंक क्या है, 116। और अगर वही चाइना की बात करें तो चाइना में 15% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितने लोग पेमेंट करते हैं, 80% लोग इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं। इसलिए वो हम डेवलप है, क्योंकि वहाँ पैसा चुराते नहीं है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग अपना इनकम चुराते हैं, यानी टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं। इसलिए हमारा देश गरीब है और वो लोग ज़्यादा अमीर है। तो लोगों को चाहिए कि इसमें अपने पैसे, भाई सरकार तो तुम्हारे लिए भी मदद करती है। जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो सड़क साफ रहता है, तो सड़क तो हमारे और तुम्हारे पैसे से साफ होता है ना। और जो तुम पैसा बचाते हो, सरकार भी डिफिसिट में जाती है इसी वजह से, क्योंकि आप टैक्स नहीं भरते हो। ठीक है, तो हर लोग का नैतिक जिम्मेवारी है कि अगर आप कमाते हो तो टैक्स भरना चाहिए। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत सरकार ने इस बार 7 लाख तक की टैक्स पे कोई शुल्क नहीं रखा है, यानी आपकी आमदनी पर एनम 7 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, यानी आपको 0 पैसे देना होंगे। ठीक है, आ जाओ। हाँ मित्रों, अब यहां पे देखो, कैपिटल रिसीट की बात करें, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, यानी हमें आमदनी जो होने वाली है कैपिटल रिसीट से वो 18,70,816 करोड़। अब मित्रों कैपिटल रिसीट क्या होता है, जो हमारी और आपकी जो संपत्ति होती है उसको भारत सरकार बेच के जो पैसा अर्जित करता है उसे हम कैपिटल रिसीट के अंदर डालते हैं। एक कैसे होता है, जैसे मान लो किसी की प्रॉपर्टी की सेल कर दे या नीलामी करके जो पैसा है वो भी कैपिटल रिसीट है। या डी इन्वेस्टमेंट कर दे। डी इन्वेस्टमेंट कैसे कर दे, जैसे कि हमारा प्रॉपर्टी है, मान लो एलआईसी के कुछ हिस्से को सरकार ने बेच दिया था, तो उससे भी जो सरकार की आमदनी आई थी उसे हम कैपिटल रिसीट के अंदर डालेंगे। ठीक है, उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल में मतलब वन टाइम का इन्वेस्टमेंट, एक बार याद रखना। उसी तरह अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो 10 लाख करोड़ रुपए की है। तो मित्रों हमारी ही संपत्ति को बेच के भारत सरकार 18 लाख करोड़ रुपए कमा रही है, और हमें उससे कितना फायदा दे रही है, सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए का। क्यों भाई, 8 लाख करोड़ रुपए का आपने क्यों किया, क्या किया, मुफ्त की रेवड़ी बांट दिया, इलेक्ट्रिसिटी वाले को दे दिया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, फ्री वाटर दे दिया। भाई वो हमारा संपत्ति है, अगर आप कैपिटल रिसीट 18 लाख को इकट्ठा कर रहे हैं तो आपका दायित्व बन रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपका 18 लाख करोड़ रुपए का हो। क्योंकि अगर आप 18 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए फायदेमंद होगा। जैसे कि एक्सपर्ट की माने तो 1 रुपए का आप अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हो तो आपको 2.25 रुपए रिटर्न मिलेंगे। आप उदाहरण के तौर पे देख लो, एक बार रोड बन जाता है तो टोल न जाने टोल कितने साल तक वो वसूलते हैं, लगभग 3-4 साल तक तो वसूलते हैं टोल। ठीक है, तो इस तरह आपने 8 लाख रुपए का किया क्या, ये देश की जनता को पूछना चाहिए, या पूछता है भारत में अर्नब जी को चलाना चाहिए कि भाई 8 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने किया क्या। चलो तो देखो, मैं पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से पढ़ा रहा हूं। जहां पे सरकार की प्रशंसा करनी है मैं सरकार की प्रशंसा कर रहा हूं, और जहां पे सरकार की रिलाई करनी है मैं वहां पे सरकार की रिलाई कर रहा हूं। अब देखो सरकार क्या डाटा देती है, सरकार का यहां पे डाटा देखो। सरकार का कहना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को भाई मैंने बढ़ा दिया, 37.4% से बढ़ा दिया।
अब जनता तो हमारी देश की भोली भाली जनता है, इस डाटा के खेल में खुश हो गई। लेकिन आप यहाँ पे देखो, पिछले साल 7.28 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, अब बढ़ के 10 लाख करोड़ रुपए हो गया। आपका कहना सही है, 7 लाख से बढ़ के 10 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने 3 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किए, यानी कि पिछले वर्ष के बनिस्पत 37.4%, यानी एक तरह से देखा जाए तो 1/3 हिस्सा हमने बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन जो पढ़ते हैं उन्हें यह प्रश्न जानना चाहिए कि भाई आपने तो 10 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, लेकिन उसके बदले में तो आपने 18 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को बेच भी दिया। ठीक है, और उसको बेच के फ्री में मुफ्त में दे दिया। हाँ, मुफ्त में दे दिया। उसी तरह अगर ट्रेंड्स इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2022-23 में भारत सरकार ने 34 लाख और 58,000 लाख करोड़ रुपए इनका ये डाटा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जो कि 2023-24 में रहने वाला है 35 लाख करोड़ रुपए। हाँ, तो इससे मैं सहमत हूँ, ये इन्होंने ठीक किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इन्होंने बढ़ने नहीं दिया, थोड़ा बहुत बढ़ाया, चलो कोई बात नहीं, इसको हम जितना हो सके कम लाने की कोशिश करेंगे। और मैं भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री से विनती भी करता हूँ कि इसे कम कर दिया जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा तो सही है, लेकिन 8 लाख करोड़ रुपए भी यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफिसिट सब समझ गए होंगे। और मित्रों देखो, जो बजट बनता है, तो बजट में 3 पार्ट का ध्यान दिया जाता है। मतलब फंड कहाँ कहाँ जाएगा, एक कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कंटिजेंसी फंड और तीसरा पब्लिक अकाउंट। ठीक है, तो जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, सारे फंड इसी में होते हैं, जो पैसा आते हैं इसी में आते हैं। और ये हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1 में डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, लेकिन जो कंसोलिडेटेड फंड में पैसा आ गया वो तो पब्लिक का पैसा है। ठीक है, और हमारे जो देश की संसदीय प्रणाली है, इसमें पक्ष और विपक्ष भी है। ठीक है, तो इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। अगर सरकार पैसा निकालना चाहती है कंसोलिडेटेड फंड में, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। और वो अप्रूवल कैसे मिलता है, एप्रोप्रिएशन बिल से। और एप्रोप्रिएशन बिल की बात करें तो हमारे आर्टिकल के 114 सब क्लॉज 3 में डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, आर्टिकल 114 के पार्ट 3 में डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, और उसी तरह पब्लिक अकाउंट की बात करें तो पब्लिक अकाउंट क्या होता है, तो पब्लिक अकाउंट में हमारा और आपका, यानी भारत की जो आम जनता है उसका पैसा है। और यहाँ पे जो सरकार है, जो हमारे पैसा का कस्टोडियन है, वो एक तरह से बैंकर का काम करती है। यानी कि सरकार डिफरेंट टाइम पे स्कीम निकालती है, जैसे कि, और उस पर ब्याज देती है। मान लो कि जैसे कि कभी किसान के लिए हो गया, बॉन्ड वगैरह हो गया, सब ऐसे पब्लिक अकाउंट में ही आता है। या सेविंग अकाउंट भी वो लोग खुलवाते हैं, तो वैसे ही आता है। या पैसा आप पहले निकाल सकते हो या मैच्योरिटी पूरा होने पे निकाल सकते हो, जैसे बैंक में होता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पब्लिक अकाउंट में जो हमारी सरकार होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एक्ट्स एज अ बैंकर। ठीक है, और एक चीज छूट गया, कंटिजेंसी फंड। तो कंटिजेंसी फंड क्या होता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मान लो कि आपातकालीन की स्थिति आ गई, जैसे कि कोरोना आ गया था, तो कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाला गया था। हालांकि उसके लिए प्रधानमंत्री ने एक अलग भी व्यवस्था किया था कोरोना के लिए, पीएम केयर फंड्स करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी था कि कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 का पार्ट 1 में डिस्क्राइब्ड है, कंटिजेंसी फंड आर्टिकल 267 में डिस्क्राइब्ड है, और पब्लिक अकाउंट आर्टिकल 266 के पार्ट 2 में डिस्क्राइब्ड है। और कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए, जो कि अप्रूवल मिलता है एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू, और एप्रोप्रिएशन बिल का जिक्र आर्टिकल 114 पार्ट 3 में है। और कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट फंड से पैसा निकालने के लिए किसी तरह से परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पार्लियामेंट से। चलो, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगर बात करें भारत का पैसा कहां से कितना आएगा, वो तो मैंने बता दिया। और भारत सरकार, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भारत अगस्त में एक सर्कुलर निकालती है और सारे मिनिस्टर को सर्कुलर भेजती है कि भाई आप मुझे बताओ कि आपको कितने पैसे की डिमांड है, और वो डिमांड बना के भी फाइनेंस मिनिस्टर को भेजते हैं। तो देखो, इस बार जो डिफरेंट मिनिस्ट्री को
कितने रुपए एलोकेट हुए वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इस बार जो सबसे ज़्यादा बजट मिला है, सबसे ज़्यादा पैसे एलोकेट हुए हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री को हुए हैं, और होना भी चाहिए। ठीक है, अब की बार तो हमारा देखो साइज काफ़ी ज़्यादा है, उसमें सिर्फ 5.94 लाख करोड़ रुपया हुआ है। लेकिन मित्रों, जो आपको पता है, जो हमारा पहला बजट आया था उसकी टोटल साइज 200 करोड़ की थी, 197.4 करोड़ का था, जिसमें 37 करोड़ सिर्फ डिफेंस को समर्पित था, और उसमें भी 11 करोड़, क्योंकि देश का बंटवारा हाल फिलहाल में हुआ था, तो 11 करोड़ रुपए रिफ्यूजी पे भी खर्च किया गया था। ठीक है, और अब की बार भी डिफेंस पे सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है। कितना दिया गया है? 5.94 लाख करोड़, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए डिफेंस मिनिस्ट्री को एलोकेट किया गया है। उसी तरह रेलवे मिनिस्ट्री को भी अब की बार इतिहास में, भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। कितना मिला है? 2.4 लाख करोड़ रुपए। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को, नितिन गडकरी जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब के बाद 33% ज़्यादा पैसा मिला है यूनियन बजट में। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को मिला है 2.5 लाख करोड़ रुपए। इसी तरह अगर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मिला है 2.06 लाख करोड़ रुपए। मित्रों, अब यहाँ पे देना क्यों जरूरी है? क्योंकि कोरोना आया था, और कोरोना आया था तब से मोदी जी ने 80 लाख लोगों को मुफ्त में राशन देना स्टार्ट किया है, जो कि अगले वर्ष तक चलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब इतना वो मुफ्त का देंगे तो बजट भी बढ़ाना ही होगा। तो कंज्यूमर अफेयर, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मिला है 2.06 लाख करोड़ रुपए में। और जो हमारा यहाँ पे जो फंड बेच के दिया गया है, वो मुफ्त में इन्हीं हमारे भाई लोगों को खिलाया जा रहा है। हालांकि जरूरी है, हमारा देश डेवलपिंग नेशन है और पैसों की कमी है, इसलिए यह काम किया जाता है। हालांकि मैं अगर डिफिसिट की बात करूं तो देखो, विश्व में जितनी सारी कंट्री है, इंक्लूडेड यूएसए, वो भी अपना जो बजट निकालती है, उनका भी बजट डेफिसिट बजट ही होता है। अब डेफिसिट बजट क्यों निकालते हैं? लोन लेने के लिए। अब लोन लेने का फायदा क्या है, वो मैं आखिरी में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो। और होम अफेयर को कितने पैसे मिले हैं? तो मित्रों, होम अफेयर को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर ही जितने भी सारे यूटी है, उसके पुलिस इनके अंदर ही आती है। जैसे दिल्ली, लद्दाख, ये सब यूटी है, तो यूटी की जितनी भी पुलिस है वो होम अफेयर्स के अंदर ही आती है, यानी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अब मित्रों, मैं बात करूं, आप लोगों को बजट तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन बजट में मैं तो जितने भी टॉपिक आप लोग साथ यहाँ आके पढ़ाता हूँ, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ। ऐसे तो बजट पढ़ाने में, बजट हर कोई चर्चा करता है, भाई सिगरेट की कीमत बढ़ गई, अब इस पर रैप आ रहे हैं, लोग रील बना रहा है कि सिगरेट की कीमत बढ़ गई, सोने की कीमत बढ़ गई, और कॉस्मेटिक्स की बढ़ गई, फलाना ढिमकाना। लेकिन हमें उन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम में क्या आता है उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो देखो, जो भारत का पहला बजट था, पहला बजट कब पेश किया गया था? मित्रों, भारत का पहला बजट वर्ष 1860 में पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने ब्रिटिश क्राउन के समक्ष बजट रखा था, और 1869 में जेम्स विल्सन ने बजट को पेश किया था। ठीक है, तो और इस तरह से जेम्स विल्सन को फादर ऑफ बजट भी बोला जाता है। जो पहली बार पेश करता है उसे फादर का संज्ञा दे ही दिया जाता है। और मित्रों, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, 1946 में, यानी हमारी देश के आज़ादी से पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बना था, अंतरिम सरकार बना था। तो उस अंतरिम सरकार में फिनांस मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली साहब थे। बात को याद रखना, ये आज़ादी से 1 साल पहले की बात है। और देश जब आज़ाद हुआ तो जो पहला बजट पेश किए, आर.के. सनुमुखम शेट्टी साहब पेश किए। समय था 26 नवंबर 1947। और आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके 3 साल के बाद हमारा संविधान भी लागू हो गया। 2.5 साल, एक्चुअली 2.5 साल, क्योंकि 26 नवंबर 1950 का टाइम था। तो हमारा जो देश था, रिपब्लिक होने के बाद पहला बजट किनके द्वारा पेश किया गया? तो जॉन मथाई के द्वारा। याद रखना, जॉन मथाई के द्वारा रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट पेश किया गया 1950 में। मित्रों, ये चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दिया था। रेल बजट को मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट में 2017 में।
और मित्रों एक और चीज ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एक्वार्ड कमेटी। एक्वार्ड कमेटी कब आया था? 1924 में। तो 1924 से पहले भी रेलवे और यूनियन बजट को एक साथ लाया जाता था, लेकिन 1924 के बाद रेलवे को यूनियन बजट से सेपरेट कर दिया गया। क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब आ जाओ मित्रों, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे देश के आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। तो इस अमृत काल में जो हमारा बजट आया, वो बजट सात क्षेत्रों का 7 एरिया में फोकस किया गया है। इस बार का जो अमृत काल में बजट पेश किया गया है उसे अमृत काल बजट बोल सकते हैं, और इसमें 7 एरिया को प्रायोरिटी में रखा गया है। पहला, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सब लोगों का विकास, मतलब जो भी हो, ऊपर नीचे कितने गरीब हो, सबका विकास, मतलब चौमुखी विकास की बात कर रहे हैं, समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। रीचिंग लास्ट माइल, मित्रों एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी के काफ़ी अच्छे नेता थे, जिनकी संदेहास्पद या संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे। उनका कहना था कि अंत्योदय। तो दूसरा पॉइंट है रीचिंग लास्ट माइल, यानी समाज के आखिरी पंक्ति तक बैठे लोगों का उदय हो, उनका विकास हो, इस बात का चर्चा किया गया है, रीचिंग लास्ट माइल। और तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसी तरह चौथा किया गया है अनलेसिंग पोटेंशियल, यानी जो हमारे पोटेंशियल है उनको बाहर निकालना। ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है, यूथ को एम्पावरमेंट करने की बात की गई है, और फाइनेंशियल सेक्टर कैसे ग्रो करे इसकी बात की गई है। तो इन 7 बातों को ही फोकस किया गया है अब की बार बजट 2023 में। ठीक है, तो मित्रों बजट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया। देखो, बजट से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को और स्टैटिक फैक्ट्स बता देता हूं। देखो, हमारे देश में बजट कौन पेश करता है? फिनांस मिनिस्टर। सही बात है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो बजट को पेश किया है। उदाहरण के तौर पे जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी। इन तीनों ने प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए बजट को पेश किया है। और एक बार तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो बजट को पेश किया था उस समय उनके पास फिनांस मिनिस्ट्री का भी प्रभार था। ठीक है, और ये तीनों वैसे व्यक्ति हैं जो अपने प्रधानमंत्री रहते हुए ही अपने आप को भारत रत्न से नॉमिनेट किया था, और तीनों को भारत रत्न भी मिला है। तो इस चीज़ से आप लोग याद रख सकते हैं। ये पॉइंट तो आप लोगों को पता होगा कि इन तीनों ने भारत रत्न कैसे लिया है, अपने प्रधानमंत्री के ही कार्यकाल में लिया है। तो यही तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट भी पेश किया है। ठीक है, और तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन हु प्रेजेंटेड बजट, यूनियन बजट ऑफ इंडिया, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और अगर फुल फ्लेज्ड फिनांस मिनिस्टर की बात करें तो निर्मला ताई इसका आंसर होगा। और क्या मैं आपको बताऊं? हाँ मित्रों, जो बजट कभी कभी किसी समय पे पेश किया गया है उनका नाम दिया गया है। जैसे कि इमरजेंसी 1975 में आया था, तो 1973 से 1974 का जो बजट पेश किया गया था यशवंतराव बी चौहान के द्वारा, तो उस बजट को हम ब्लैक बजट बोलते थे। ब्लैक बजट अभी भी बोलते हैं, क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंग उस समय जो हमारा फिजिकल डिफिसिट था 550 करोड़ रुपए का था। काफ़ी बड़ा अमाउंट था, यानी कि आमदनी जो था, आमदनी से ज़्यादा खर्चा था, वो भी खर्चा था 550 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब मित्रों 1991 का दौर आता है। 1991 का दौर भारत के इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब 1991 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, और वो फिनांस मिनिस्टर बनाते हैं बहुत बड़े इकोनॉमिक्स, जो पूर्व में इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर। तो उनका नाम है मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया था, और वो बजट हिंदुस्तान के लिए काफ़ी अच्छा था। और उस बजट को क्या बोला जा सकता था? इपोकामी ऐसे करके बजट बोला जा सकता, इपोकल बजट बोला जाता था उसको। अब उसके बाद
1997-98 में कोएलिशन गवर्नमेंट आती है और उस कोएलिशन गवर्नमेंट में 1997-98 में फिनांस मिनिस्टर होते हैं पी चिदम्बरम साहब। तो पी चिदम्बरम साहब ने उस साल जो टैक्स था, टैक्स के रेट को काफ़ी कम कर दिया था। तो उसको क्या बोला जाता था? ड्रीम बजट। क्योंकि वो जो हमारे देश की जनता है तो गरीब है ही, अभी भी गरीब है, तो उनके लिए अच्छा काम किया, टैक्स को काफ़ी कम कर दिया, इसलिए उस बजट को ड्रीम बजट बोला गया। अब मित्रों, अटल जी की सरकार बनती है उसके बाद। तो अटल जी के सरकार में डिफेंस मिनिस्टर होते हैं यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा 2002 में बजट लाते हैं और देखो 2000 आ गया था, यानी 2000 शताब्दी आ गया था, इसलिए उसे मिलेनियम बजट बोला जाता था। 2002 को मिलेनियम बजट बोला जाता है। मित्रों, इस सब बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम था इसलिए मैंने लिखा नहीं, ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2002 को मिलेनियम बजट बोला जाता है और इस मिलेनियम बजट में आईटी सेक्टर को बूस्ट करने की बात किया गया था और आईटी सेक्टर इनफैक्ट बूस्ट भी हुआ था। ठीक है। और मित्रों, यशवंत सिन्हा से मुझे एक और बात याद आया। यशवंत सिन्हा से पहले यानी कि 2001 से पहले जो हमारा बजट पेश होता था, मित्रों आपको जान के ताज्जुब होगा, देश को आज़ाद हुए 53 से 54 साल हुआ था और हम अंग्रेजों के लिए बजट पेश करते थे। कैसे? हम 5 बजे बजट पेश करते थे भाई, शाम को। क्यों? क्योंकि उस समय यूनाइटेड किंगडम में सुबह होता था। तो देखो, भारतीय जनता पार्टी तो जो है वो तो सरकार बनाती है तो कुछ ना कुछ राष्ट्र के हित में वो कदम उठाती ही है। जैसे उस समय यशवंत राय सिन्हा जी ने कहा कि नहीं, अब 5 बजे बजट पेश नहीं होगा, क्यों हम अंग्रेजों के लिए बजट पेश करें, अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हम स्वाधीन हैं। तो उन्होंने कहा कि अब बजट पेश होगा 11 तारीख को। 11 बजे को बजट पेश हुआ और तब से लेके अब तक जिस दिन भी बजट पेश होता है वो 11 बजे पेश होता है। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और कहीं कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हो। जब मैं अगली बार सेशन लूँगा तो उसे मैं क्लियर कर दूंगा। ये मित्रों मैंने आप लोगों को बताया, शायद मैंने बता दिया था, चलो एक बार और मैं बता देता हूँ। देखो, अगर 1 रुपए की बात करें, 1 रुपए भारत कहाँ कहाँ से कमाती है, तो भारत देखो 34% लोन लेके कमाता है और यहाँ पे 2% नॉन डेट और 7% एक्साइज ड्यूटी से यानी उत्पादन शुल्क से, 4% कस्टम से, 17% जीएसटी से, 6% नॉन टैक्स रेवेन्यू से, 15% इनकम टैक्स से और 15% कॉर्पोरेशन टैक्स से। उसी तरह हमारा खर्चा क्या होता है, तो खर्चा देखो कहाँ कहाँ होता है। सब्सिडी, जो हम सब्सिडी देते हैं गैस पे, एलपीजी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, उस पर 7% का खर्चा आता है। डिफेंस, ये तो सही है, इस पर बढ़ाना भी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि 8%, 4% पेंशन पे खर्च होता है, 17% सेंटर के स्कीम पे खर्च होता है, 20% इंटरेस्ट पेमेंट, जो यहाँ पे हम 34% पैसा लेते हैं ना, 34% यहाँ पे जो हम पैसे ले रहे हैं उसका हमको इंटरेस्ट पे करना होता है 20 रुपये, 20%। और 9% की बात करें तो फाइनेंस कमीशन खर्च करती है। और स्टेट को हम कितना देते हैं टैक्स वगैरह पे, 18% वहाँ पे खर्च हो जाता है। और सेंटर के द्वारा जो दी गई स्कीम होता है उस पर खर्च होता है 9%। अब मित्रों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे, एक मिनट, लोग लोन क्यों लेते हैं या सरकारें लोन क्यों लेती हैं, इसका एक गणित आप समझना। जैसे यहाँ पे देखो 34% बोरो कर रहा है और इसका ब्याज 20% दे रहा है, तो क्या हमें फायदा हुआ? जी हाँ, फायदा हुआ। तो इस तरह आप लोग देखते होंगे कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसमैन है वो लोन लेते हैं। लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि वो उससे ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और जितना ब्याज देते हैं उससे भी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। आसपास के परिवेश में आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने लोन उठा रखता है। लोग हालांकि उसकी बुराई भी करते हैं कि देखो ये कितना लोन उठा रहा है, लेकिन उसके पीछे के उसके मोटिव को नहीं जानते हैं। उस मोटिव को मैं आपको बता रहा हूँ कि लोन क्यों लेते हैं, क्योंकि जो इतना उनको इंटरेस्ट देना है उस इंटरेस्ट से ज़्यादा वो पैसा कमा लेते हैं। आइए, मान लो 100 रुपये है, ठीक है, हमारे पास 100 रुपये है,
100 रुपये से हमने ग्रोथ किया तो मुझे पैसा हुए 105। ठीक है, ये मेरा पैसा है। 100 रुपये से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और 5% का ग्रोथ किया तो 105 रुपये आए। अब मैंने क्या किया, मैंने बैंक से लोन ले लिया 100 रुपये का। ठीक है, बैंक से लोन ले लिया 100 रुपये का। और देखो मित्रों, ये जो है मुझे 1% का 1% के रेट पे लोन दिया। आप बैंक में जाके पता कर सकते हो। जैसे कि आप जैसे साहूकार होते हैं तो साहूकार लोग क्या करते हैं, पर मंथली वो लोग ब्याज वसूलते हैं, और पर मंथली तो ब्याज वसूलते हैं, जो कि हालांकि इलीगल है, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्याज देने के लिए आपको उसके लिए भी सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ खैर यहाँ आ जाओ, अगर मैं 100 रुपया ले लूँ लोन और उसके लिए मैं ब्याज दूँ 1, तो मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा, सिंपली 1 रुपये। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो अब मेरा कैपिटल कितना है, 200 रुपये। ध्यान देना, 100 रुपये मेरा कैपिटल है, जिससे मैं अगर चाहूँ तो 5% का ब्याज लूँ, और यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट से या बैंक से लोन लिया तो ये 200 का रुपये हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब अगर 200 पे मैं 5% का ग्रोथ करूँ तो कितना रुपया हो गया, 210। अब यहाँ पे 210 रुपये मैंने कमा लिए। अब कोई कहे कि घंटा कमा लिए हो, भाई तुमने तो लोन ले रखा है, ब्याज देने में ही तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। अब क्या हालत ख़राब होगी मैं बताता हूँ। भाई मुझे पेमेंट करना है कितना, ये 100 रुपये मूलधन और 1 रुपये ब्याज, इसको मिला दो कितना हो गया, 101 रुपये। अब यहाँ से मित्रों घटा दो 101। अब देखो क्या, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ से 1 कैंसिल आउट, 0 1। हमारी आमदनी 1 साल की कितनी हुई मित्रों बताओ, यानी 4 रुपये हम लोग बढ़ गए, 4 रुपये का हम लोगों का इंक्रीमेंट हो गया। तो लोन लेने का ये फायदा होता है, इसीलिए सरकार अपना डेफिसिट वाली बजट देती है। बहुत कम देशों में मिलेगा कि आपको सरप्लस बजट दिखाया जाए। तो लोन लेने का फायदा क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसमैन लोन क्यों लेते हैं वो मैंने बता दिया, क्योंकि जो उनकी ग्रोथ होती है, मान लो 5% से ग्रोथ कर रहे हैं तो 105, अगर उन्होंने लोन ले लिया 1% के ब्याज में तो वही उनकी आमदनी 210। अब किसी ने ताना दिया कि भाई तुम क्या तरक्की कर रहे हो, तुम तो लोन भी लिए हो, तो चलो भाई मुझे गुस्सा आया, मैंने लोन रिटर्न कर दिया विथ इंटरेस्ट, तो 101 रुपये का 101 रुपये मैंने रिटर्न कर दिया, तो अब मुझे बच गया 109। तो जो मैं लोन लेने से पहले 105 रुपये कमा रहा था, लोन लेने के बाद 109 रुपये कमा रहा हूँ और लोन भी चुका दे रहा हूँ। तो लोग लोन क्यों लेते हैं, इस बात को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा। मित्रों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर कर देना। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।